बहुत सारे सीटों पर महाराष्ट्र में कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 6 के 6 जो पार्टी लड़ रही हैं चुनाव, खास करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब एमवीए आगे है या महायुति। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। सबसे पहले तो ये बात सब लोगों को बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगी, पर यह हकीकत है कि ये पहली दफा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव लड़ते थे महाराष्ट्र में, वो हमेशा 100 से ज्यादा आंकड़ों पे लड़ा करते थे। पर इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 100 तक का कैंडिडेट अनाउंस करने की ना तो जिज्ञासा दिखाई है और ना ही उनके सीट शेयरिंग फॉर्मूला में ऐसा कुछ सामने नजर आया है। बात करें एमवीए की तो उन्होंने 85 85 85 ये तीनों पार्टियों में डिवाइड कर दिया है और उसके अलावा कुछ छोटी पार्टीज के लिए रखा है। और बात करें हम एनडीए की या महायुति की तो वहां पे केवल भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 99 कैंडिडेट पहले अनाउंस किए थे। अब और भी कुछ कैंडिडेट्स आ जाएंगे, कहा जा रहा है कि वो 150 से 160 पर ऑफिशियली लड़ेंगे और अनऑफिशियली उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, जो दूसरे पॉलिटिकल अलायंस पार्टनर्स के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और शिंदे सेना जो है वो भी कुछ 80 से 85 तक लड़ रही है और अजीत पवार भी कुछ 50-60 तक लड़ रहे हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी की छोड़ दे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है, जो बड़ी पार्टी जो मैदान में है वो 100 से ज्यादा सीट लड़ रही है। तो स्वाभाविक कहा जाता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में है वो भारतीय जनता पार्टी है। पर हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसा चीज है कि जो आज कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन या कौन से अलायंस को हम कहेंगे कि शायद वो आगे है। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें एमवीए ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, पर वो परफॉर्मेंस देने के बाद शायद उनमें कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। एमवीए ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके पीछे जो कहा जाता है वो एक रणनीति थी कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स पहले अनाउंस कर दिए थे, सीट शेयरिंग उनकी पहली हो गई थी और शायद उस कारण उनके पास ज्यादा समय था चुनाव में लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। वहां उसके विपरीत एनडीए यानी महायुति जो थी वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस में उस वक्त थी। उन्होंने कैंडिडेट्स लेट अनाउंस किए, नए चेहरे दिए, जो सामने जब चेहरे आए तो लोगों ने शायद उन्हें नापसंद कर दिया और भी जो चीजें थी वो उनको हैंडल नहीं कर पाए। पर इस बार उल्टा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक एमबीए में कुछ न कुछ रस्साकसी चालू ही है, जारी है। और अभी भी वहां पे कई ऐसे सीट हैं जिसपे वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो किसके पास होना चाहिए। और तो और सीएम चेहरे को लेकर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसने एक अलग ही मोर्चा खोल रखा है। और जिस दिन ये अनाउंस किया गया कि तीनों पार्टी जो हैं, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी 85 85 85 सीटों पर लड़ेगी, वो अनाउंस करना ही भर था कि यहां पर 65 लोगों का एक लिस्ट उद्धव ठाकरे की सेना ने निकाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई उसमें, उसमें कई ऐसे सीट है जहां पर उद्धव ठाकरे का कोई नाम नहीं है। मतलब वो कभी लड़े भी तो जीते नहीं। यानी इसके पहले जब वो शिवसेना में थे तो वहां पे वो कभी लड़े तो जीते नहीं, और वहां पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रही है कांग्रेस और एनसीपी। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब चुनाव में लोग जाते हैं, रिबल कैंडिडेट ज्यादा आ जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई ना कोई जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को सांगली सीट में हार खानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के एक रिबल खड़े हो गए थे और वही जीते, और उनका जो ऑफिशियल एमवीए का कैंडिडेट था उसे वहां के कांग्रेस के भी लोगों ने कहा जाता है सपोर्ट नहीं किया। तो उसी तरीके से हो सकता है। बल्कि इसका विपरीत हमें यहाँ पर यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी में देखने को मिल रहा है। कई ऐसे जगह है जहां पर एनसीपी स्ट्रांग है पर उनके पास कैंडिडेट नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको, जो वहां से सिटिंग एमएलए थे या वहां से मजबूत थे, तो उन्हें वो रिबेल ना करे इसलिए उन्हें वहां से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को दे दिया। या शिंदे सेना में भी इसी तरीके की बात चल रही थी कि शाइना एनसी शायद वर्ली से लड़े, पर अब बात हो रही है कि मिलिंद देवरा शायद लड़ेंगे। उस पर भी फाइनलिटी अभी तक हुई नहीं है। पर जहां पर भी इन्हें नजर आया कि भैया हो सकता है कि अलायंस पार्टनर के पास कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं और दूसरे पार्टी के पास कैंडिडेट अच्छे हैं, तो महायुति में कैंडिडेट्स की अदला बदली की गई है, जो एक सही रणनीति है। और इन्होंने कैंडिडेट्स भी पहले अनाउंस कर दिए अपने बहुत सारे जगहों पर। जब तक एमवीए अब तक उसी मोड़ पे है, लड़ाई वाले, कौन सीएम बने, किसको ज्यादा मिले।
तो थोड़ा सा मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई न जाए कि महायुति ही जीत रही है या एमवीए हार रहा है, पर जो जो डिफरेंस था, एमवीए जो बहुत ऊपर थी शायद वो अब थोड़ा नीचे आ गई है, महायुति थोड़ा ऊपर आ गई है, तो शायद बराबरी पे हो या थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, पर वो एक हालात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि महायुति में सब कुछ ठीक है। बीजेपी के सपोर्टर्स नाराज हैं कि बीजेपी ने एनसीपी से दरख्वास्त की थी कि नवाब मलिक को वो सीट न दे। तो चलिए, एनसीपी अजीत पवार ने मान लिया ये बात को, तो उन्होंने नवाब मलिक की बेटी को टिकट दे दिया। अब इस बात से भी बीजेपी वाले नाराज हैं। ये बात तो हर किसी को ही पता है कि लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट जीती थी अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र में, जिसे जिसके बाद कई लोगों ने कहा कि अजीत पवार को साथ में लेना एक बड़ी गलती थी। अब उसके बाद इस तरीके का जब ये वाकया होता है तो कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट या खुद का कोई एक कैंडिडेट देना चाहिए अनुशक्ति नगर में, जो जिससे वो लोग वोट कर सकें। पर इसका फायदा शायद एमवीए को हो जाए, क्योंकि नवाब मलिक का वो स्ट्रांग होल्ड रहा है। पर हालांकि जब मैं बात कर रहा हूँ गलतियां एमवीए की, तो महायुति में जो गलती हो रही है वो भी बताना जरूरी है। तो ये भी एक जो बात है जो लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसका खास करके सोशल मीडिया पर ये है। अभी की बात करूं तो एमवीए और महायुति में जो डिफरेंस था वो कम हो गया है, थोड़ा नजदीक आ गए हैं दोनों भी पार्टी। अब कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आगे है और कौन पीछे है।